तो हेलो विद्यार्थी, आप लोग कैसे हैं। जैसे आपको बता थे कि वर्तमान में रेलवे, बैंक हो, चाहे स्टेट लेवल एग्जाम की बात हो, चाहे एसएससी की बात हो, सभी क्षेत्रों में भर्ती प्रक्रियाएं चल रही हैं। तो हम आपको एसएसजीडी कांस्टेबल 2023-24 की भर्ती की तैयारी के लिए 25 एग्जाम होना फरवरी में, जिसकी तैयारी के लिए हम आपके लिए पीवाई के प्रश्न करवा रहे थे और बहुत सारे कम से कम हाँ 40 वीडियो बन चुके हैं पीवाई के उदाहरण रखें, और बाकी जीके जीएस और हिंदी का पोर्शन और मैथमेटिक्स हम सभी हल करवा रहे हैं। तो आप लोग अगर जीडी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करके आप लोग पीवाई की वाल प्लेलिस्ट में जाकर पूरा 40 वीडियो देख सकते हैं और आप नंबर इंक्रीज कर सकते हो कि एग्जाम किस प्रकार प्रश्न आ रहे हैं शिफ्ट बाई शिफ्ट, ठीक है, और हल करवाते रहेंगे। तो अब हम आपको ले रहे हैं, आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे भारतीय रेल, इंडियन रेलवे। तो आपको पता है कि 2024 भर्ती का रेलवे में आगाज हो चुका है। एएलपी, आरपीएफएसआई और जेई और अन्य तकनीशियन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, और एनटीपीसी पर भी भर्ती पेपर होना है क्योंकि फॉर्म फिल हो चुका है। तो दो एक स्नातक लेवल का और एक 12वीं पास वाला, दो कैटेगरी में बंटकर आप फॉर्म फिल किए होंगे। तो हम आपकी तैयारी पर लगे हुए। तो एनटीपीसी CBT 1 एग्जाम पेपर हल करवा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। और एनटीपी 2019 का है, क्योंकि 2019 में फॉर्म फिल होने का आया था और पेपर कोरोना काल कार्ड 19 में नहीं हो पाया, तो 21 में हुआ था, ठीक है। तो अभी 2024 का जो भर्ती प्रक्रिया है वो जिसका एग्ज़ाम 2025 में मार्च अप्रैल में होने की संभावना है, ठीक है। तो ऑफिशियल पेपर है और इसमें आप देख पा रहे होंगे पार्ट 1 है, 50 सेट मिलने वाले, हिंदी वर्जन है। तो हम आपके लिए आज लेने वाले हैं टॉप 50 प्रश्न, ठीक है, जीके जीएस के। और आपको पता है कि जीके जीएस का तो आपको एग्जाम में देना ही है। और एनटीपीसी जो फर्स्ट पेपर होता है एनटीपीसी का, वो 100 नंबर का होता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पेपर आपका होगा 120 नंबर का। तो आपको जीके जीएस यहाँ कितना मिलने वाला आप समझ पा रहे होंगे, कितना मिलेगा बताइए। चलिए, फर्स्ट पेपर में आपको 40, देखो, 30 रीजनिंग मिलेगा, 30 मैथ्स मिलेगा और 30 के तो 60 हो गए, 40 आपके जीके चलाएंगे। CBT 1 की बात हो, ठीक है। तो हम आपको लेने वाले हैं, आप इसमें पर देख पा रहे हो। जैसे अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए विद्यार्थियों। एग्जाम डेट की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर स्क्रीन पर 1/2/2021, तो 1 फरवरी 2021 की बात हो रही है। उस समय एग्जाम हुआ था और जो फॉर्म फिल 2019 का भर्ती पहली बार, ठीक है, 2019 का भर्ती था, जिस कोरोना काल का नहीं हो पाया तो 2021 में एग्जाम हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे टाइम शिफ्ट नंबर, तो ये होगा आपका तीसरा होना चाहिए, ठीक है, तीसरा शिफ्ट होनी चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3 से 4:30 बाद 1.5 घंटे का पेपर होता है। चलिए, यहाँ पर हम बात कर ले रहे हैं, अब आपको बता रहे हैं कि प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, और हम नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहने वाला है, ठीक है। हम आपको अभी वर्तमान में केवल आपको जीके जिस कवर करेंगे। चलिए, जीके जिस लेके चलो विद्यार्थी, याद रखेंगे जो प्रश्न है यहाँ वहाँ दे के रखा है, पूरा मिक्स करके रखा है। वर्तमान में जो ये भर्ती प्रक्रिया हुआ है ना, जैसे अभी आरबीआई की बात करें, जो एग्जाम हो चुका है सिस्टमेटिक दे के रखा है। अलग अलग पूरा पोर्सन है, हिंदी सॉरी रीजनिंग अलग रहेगा, जीके से अलग रहेगा, मैथ्स अलग रहेगा। लेकिन जो 19 का पेपर हुआ 21 में हुआ था उसमें पूरा मिक्सअप था, तो उसी की PDF है, तो मिक्स ही आपको क्वेश्चन मिलने वाला, ध्यान रखें। चलिए, पहला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार का प्रश्न आया। तो भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है। तो वो आ रहा है आपका 22 दिसंबर। अब देखिए, आपको पता होनी चाहिए जो दिन छोटे होते हैं अधिकांश ठंड में, ठंड के समय, शीत के समय होते हैं, शीतकालीन में, ठीक है। तो मार्च और जून ये तो आपके क्या हो गए, गर्मी वाले दिन हो गए। इन दिनों में जो डेट है, गर्मी का डेट है, तो इस दिन इनके डेट में दिन बड़ा होगा, तो आपके पास दिसंबर और अक्टूबर बचता। सबसे अधिक जो शीत कब पड़ती है, दिसंबर पड़ती है। तो आपको पता होना चाहिए 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन पड़ता है हमारे भारत में, ठीक है, याद रखेंगे। इस प्रकार का प्रश्न पूछ, अगला प्रश्न की और बढ़ते हैं हम। चलिए, तो ध्यान रखेंगे सिस्टमेटिक, एक के बाद एक क्रमांक जिक्र प्रश्न नहीं मिलेगा, सब यहाँ वहाँ मिक्सअप वाले हैं। अभी वर्तमान में मिक्सअप नहीं कर रहा है, आपको सिस्टमेटिक मिलेगा, ठीक है। 30 रीजनिंग मिलेगा, 30 मैथ्स मिलेगा और 40 आपको रीजनिंग जीके से मिलेगा। सब पूरे 100 नंबर का पेपर होगा। CBT 1 की बात करेंगे। चलिए, देखते हैं अगला। जैसे अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थानीय संसाधन का जनक माना जाता है। फादर ऑफ लॉजिकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। तो आपको तो पता होगा, वो को लॉर्ड रिपन याद रखेंगे। तो भारत में स्थानीय स्वतंत्र का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है, और सबसे छोटा दिन भारत में 22 दिसंबर होता है, याद रखेंगे। दो प्रश्न आप समझ पा रहे होंगे। GPYQ हम 2021 के हल करवा रहे हैं, एनटीपी CBT 1 के, जो आपके भर्ती परीक्षा में काम आने वाले हैं। चलिए, अगर आप देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे हो तो अच्छी बात। चलिए, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को
पुनर्संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना किया गया। जैसे आपको पता होना चाहिए वो क्या है, इंदिरा गांधी। पहले इंदिरा गांधी जो आपकी भारत की पहली महिला पीएम बनी थी, ठीक है, कौन? इंदिरा गांधी भारत की पहली पीएम थी, महिला पीएम। तो याद रखेंगे इन्होंने इंदिरा गांधी आवास योजना शुरू किया था गरीबों को आवास दिलाने के लिए। इसके बाद हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए 2014 में, ठीक है। 2014 में पता है आपको, चुनाव जीतकर भारत के लगातार तीसरे बार पीएम बन चुके हैं वर्तमान में। तो 2014 में आए तो उन्होंने इंदिरा गांधी आवास योजना को नाम चेंज करके क्या कर दिए हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कर दी। क्या? प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कर दिए हैं। इस इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत हमें, या प्राचीन काल में, जो प्राचीन समय में क्या मिलता था, झोपड़ी वाले, मक्के, खपड़ेल वाले घर मिलते थे। वर्तमान में इस योजना के तहत हमें पक्के, सीमेंट या छत वाले मकान दिया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे यहाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर ने खालिस्तान की वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस की थी। नाइटहुड यह उन्हें अंग्रेजों द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा? यह उपाधि किसने दिया था, क्या बोलेंगे अब? अंग्रेज द्वारा दिया गया था। तो जो आपको पता है 1919 में वो क्या, 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसके कारण क्या हुआ था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि नाइटहुड वापस कर दी थी। याद रखेंगे, ठीक है। चलिए इस प्रकार आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न की हम बात करें यहाँ पर, तो भारत छोड़ो आंदोलन। जैसे आपको पता है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, आपको शुरुआत 1942 में, ठीक है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इसी में कहा गया था, भारत छोड़ो का नारा दिया गया था। ये मुंबई से शुरुआत हुआ। तो मुंबई आप कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र पड़ता है, याद रखेंगे, MS, ठीक है। महाराष्ट्र राजधानी आपको पता है मुंबई है। और यहीं से भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत किए थे हमारे भारत देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में, याद रखेंगे। और विद्यार्थियों, हम आपके लिए PY के प्रश्न GD के भी करवाएंगे और NTPC की भी करवाएंगे, दोनों को हम तैयारी साथ साथ लेकर चलेंगे। तो आप देख पा रहे हैं 40 प्रश्न हम GD करवा चुके। अगर आप GD की तैयारी कर रहे हैं, GD भर्ती 25 की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लिस्ट में जाके ऐसे GD PY में जाके आप देख सकते हैं। 40 वीडियो बन चुके हैं, ठीक है। और आप NTPC के भी हम कुछ वीडियो बना चुके हैं, आप वहाँ जाके देख लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। आपका सहयोग हमारा हौसला बढ़ाएगा और हम बेहतर बेहतर काम करते रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है? विष्णु शर्मा को तो आप जानते हैं, जिनकी पुस्तक क्या, पंचतंत्र। पंचतंत्र में आपको पता होनी चाहिए अर्थशास्त्र किसकी रचना है? चाणक्य। जे विष्णु शर्मा की पुस्तक का नाम पंचतंत्र अर्थशास्त्र है, चाणक्य, याद रखेंगे। और यहाँ आप देख पा रहे हैं इंडिका है मैगस्थनीज, किसकी है? मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। और राजचरण की पुस्तक कल्हड़ को जानते होंगे आप लोग, ठीक। इस प्रकार से मैं चारों ऑप्शन की जानकारी बता चुका हूँ, आपको पता होनी चाहिए। आप बगल में नोटबुक रखिए और नोटबुक में आप डाउन करते चलें और बाद में आप पढ़ सकते हैं, कि नहीं। चलिए इस प्रकार हम आपके लिए पूरे 40 प्रश्न लेंगे, प्रयास कर रहे हैं, फिर भी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देख जी, आपका विज्ञान का प्रश्न है। लाइट डिटेक्टर को उपकरण का उपयोग खालिस्तान के रूप में किया जाता है। लाइट डिटेक्टर का उपयोग होता है पॉलीग्राफ पर, ठीक है। पॉलीग्राफ एक विधि होता है जिसमें हमें लाइट डिटेक्टर का उपयोग करते हैं, याद रखेंगे। जी आपका साइंस का पोर्सन आविष्कारक वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी थी? तो 18 वर्ष। 18 वर्ष का अगर कोई है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, तो उन्हें मतदान करने का अधिकार है, ठीक है। निर्वाचन आयोग के अनुसार, निर्वाचन आयोग कहता है कि 18 साल के अगर आप हो चुके हैं तो आप मतदान करने योग्य हैं, याद रखेंगे विद्यार्थियों, ठीक है। और आपको वैसे तो पता ही होगा, आप सब लोग 18 साल के होंगे, मतदान करते होंगे, नहीं करते होंगे जरूर कीजिएगा, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है मतदान करने का, ठीक है। अगला प्रश्न पर नजर दौड़ाते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हरित क्रांति तो आप पता है, हरित क्रांति हमने तो GD के PY, हाँ, दोनों में तो कुछ कुछ चीजें समानता हो रहे हैं, ध्यान रखें। तो आप दोनों की तैयारी कर सकते हैं। वहाँ का GD का जरूर नहीं कि GD में काम आएगा, वो अन्य भर्ती परीक्षाओं में NTPC, ग्रुप D, RPF, SI कांस्टेबल, ALP, तकनीशियन, सभी में भर्ती में काम आ जाएगा। SSC की समस्त भर्ती परीक्षाओं, बैंक में काम आ जाएगा, स्टडी में काम आ जाएगा, है कि नहीं। हरित क्रांति की बात करें, हरित क्रांति का शुरुआत 1966 और 67 माना जाता है, ध्यान रखेंगे। और इसमें खाद्यान्न और अनाज उत्पादन से संबंधित है। जैसे हम सीधी सी बात करें धान और गेहूँ,
तो हमारे भारत में धान और जो गेहूँ फसल है ना, इस पर अधिक प्रभाव पड़ा था। याद रखेंगे, अगर आप पूछ लेता है आपको हरित क्रांति का जनक भारत में किसे कहा जाता है, तो वो आपके कौन है, एम एस स्वामीनाथन। कौन? एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, याद रखेंगे स्वामीनाथन। बाकी आप लोग सुनते चले, यहाँ हम लिख नहीं पा रहे हैं तो आप प्रयास करना सुनना और आप नोट डाउन करना। एम एस स्वामीनाथन। और भारत में आते हैं नॉर्मल बोरलू, ध्यान रखेंगे, जो मैक्सिको रहने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न को नजर दौड़ाते हैं। जैसे अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो पूना समझौता कब हुआ था? ये कहा गया 1932। याद रखेंगे, पूना समझौता जो आपके महाराष्ट्र पुणे, जिसे पूना कहते थे पहले, तो वहाँ जो समझौता हुआ था उसको हम पूना समझौता कहते हैं, जो 1932 में हुआ था। याद रखेंगे, जो आपके जी जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? वो था सिराज उद्दौला। याद रखेंगे। वैसे हम तो आपको ऑफलाइन, हमारा ऑफलाइन क्लास संचालित होता है, तो आप ऑफलाइन जुड़ना चाहे तो ऑफलाइन जुड़ सकते हैं। हम आपको जीडी के पीवाईक्यू और एनटीपीसी के पीवाईक्यू हल करवाते रहेंगे। तो अगर आप नए हैं तो आप जरूर जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, और हमारा जो कंटेंट है उसको देख लीजिए, हम कितना अच्छा प्रयास कर रहे हैं आपके लिए। पीवाईक्यू प्रश्न और सिलेबस दोनों अगर जो विद्यार्थी पढ़ लिया तो बेहतरीन नंबर इंक्रीज करके वो अपना एक पोस्ट पक्का कर सकता है। ठीक है, याद रखेंगे। प्लासी का युद्ध, जैसे प्लासी के युद्ध की बात करें तो बंगाल का नवाब उस समय कौन था? सिराजुद्दौला। ठीक है, याद रखेंगे। अब यहाँ बात करें जिस प्लासी का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, तो क्या बोलेंगे आप? 1757 में। ठीक है, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और किसके बीच हुआ था, बताना चाहेंगे आप? रॉबर्ट क्लाइव। किसके बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव। याद रखेंगे। ठीक है, 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव बीच हुआ था। ये प्रश्न भी आपको चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ईवीएम का पूरा नाम क्या? जैसे आपको पता है, जैसे अभी इसके पहले एक प्रश्न आया मतदान वाला, तो भारत निर्वाचन आयोग 2020 के अनुसार कहा गया है कि 18 साल तक के कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है? मतदान। उसी प्रकार ईवीएम का संबंधी मतदान संबंधित है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते, इसी मशीन के माध्यम से हम भारत में निर्वाचन प्रक्रिया को सब पूरा करते हैं। याद रखेंगे भारत में। ठीक है, अगला प्रश्न थोड़ा नजर। चलिए अगला प्रश्न आपके इसमें पे दिखाई दे रहा है, जो आपका कंप्यूटर का है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक वर्कशीट का एक संग्रह होता है। तो ये कंप्यूटर का है तो कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा जी, हम समझ में आएगा। हमें पीवाई के प्रश्नों से टॉपिक समझना कि खेल से आ रहा है, इतिहास से आ रहा है, भूगोल से आ रहा है, राजनीति से आ रहा है, किस क्षेत्र से आ रहा है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक वर्कशीट का संग्रह होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। जिस स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, भारत प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? वो है राकेश शर्मा। याद रखेंगे, राकेश शर्मा। विलियम जो सुनीता विलियम है जी, प्रथम महिला अंतरिक्ष है जी। कौन है प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री? कौन है? विलियम सुनीता विलियम्स। और हमारे भारत में प्रथम पुरुष जो अंतरिक्ष है वो कौन है आपका? राकेश शर्मा। ठीक है, और APJ अब्दुल कलाम को हम APJ अब्दुल कलाम को कहते हैं, हम मिसाइल मैन कहते हैं, मिसाइल मैन। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मिसाइल मैन जी। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति भी हैं, ध्यान रखेंगे। तमिलनाडु के रहने वाले थे, रामेश्वरम के, तमिलनाडु के रामेश्वरम। याद रखेंगे, रामेश्वरम। अगर आप पूछ लेता है कि APJ अब्दुल कलाम का संबंध किस राज्य से, तमिलनाडु बोलेंगे, तमिलनाडु। ठीक है, और रामेश्वरम से उनका संबंध है, और जिन्हें मिसाइल मैन के नाम जाना जाता है, और ये भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप पता 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और आप तो वाकिफ होंगे, इस दिन पूरे विश्व में पर्यावरण के प्रति क्या रखा जाता है, विचारधारा की पर्यावरण कैसे रखना है, स्वस्थ रखना है, क्या रखना है। तो इस प्रकार के प्रश्न आप पूछ पा रहे हैं तो आप समझ पाएंगे दिवस भी हमें याद करना है। हमें पीवाई की प्रश्नों समझना है कि किस टॉपिक को कवर कर रहा है और कितने प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं, और किस टॉपिक से अधिक प्रश्न आ रहे हैं या किस विषय से अधिक प्रश्न आ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1784। याद रखेंगे। इस प्रकार से गोपाल कृष्ण गोखले, जानते होंगे आप लोग, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था एशियाटिक समाज की स्थापना 1784। याद रखेंगे। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले जी द्वारा किया गया था। और कहाँ पर हुआ था तब बोलेंगे पश्चिम बंगाल में। ठीक है, स्थापना सन पूछ लिया, किसने किया पूछ सकता है, और कहाँ पर हुआ जी पूछ सकता है। ठीक है, इस प्रकार से आपके पास अगला जैसे आप प्रश्न देख पा रहे हैं, अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें हम जिसे अमृत अमृत कहते हैं, अमृत। ठीक है, इसका संबंध है मूलभूत नागरिक सुविधाओं का।
इस योजना के तहत समस्त भारतीय नागरिकों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं, छोटी छोटी सुविधाएं हैं, उन्हें देने का लक्ष्य रखा गया था। तो जो आप करंट अफेयर का प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, हमारा सौर मंडल किस गैलेक्सी का हिस्सा है। हमारा सौर मंडल किस गैलेक्सी का हिस्सा कह रहा है, जिसे आकाश गंगा, जिसे मिल्की कहते हैं। इसके तो आप जानते होंगे, हमारा सौर मंडल किस गैलेक्सी का हिस्सा है। तो आप तो नाम सुने होंगे, आकाश गंगा या मिल्की कहते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। जिसे दुग्ध मेखला भी कहते हैं, क्या कहते हैं, दुग्ध मेखला। सुने नहीं सुने, बताइए, सुने होंगे दुग्ध मेखला, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, रायसीना हिल्स कहाँ स्थित है। रायसीना हिल्स, ध्यान रखेंगे, यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। नई दिल्ली है आपका, जहाँ पर राष्ट्रपति का भवन है। अगर आप बोला जाए कि राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है, तो क्या बोलेंगे आप, रायसीना हिल, याद रखें, ठीक है। रायसीना हिल्स पर स्थित है और यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं हम अब। चलिए अगला प्रश्न को नजर उड़ाते हैं। निम्नलिखित में से किसे दिसंबर 2014 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आप कहेंगे मदन मोहन मालवीय जी, याद रखेंगे, मदन मोहन मालवीय जी को 2014 में भारत रत्न से नवाजा गया था और इसकी शुरुआत हुई, याद रखें, 1954 में। मैं एक बात बोलूँ आपको, जो पीवाई के हम जीडी में करवाए ना, उसे संबंधित प्रश्न यहाँ पर भी आ रहे हैं। तो वहाँ का जी के जैसे, यहाँ का जी के जैसे जरूर पढ़िएगा। और जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप वहाँ जरूर पढ़ें, और एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ भी पढ़ें। जी के जैसे यहाँ वहाँ का लेन देन नहीं है, हमें यहाँ वहाँ का पूरा जीके पढ़ना पहली बार, लेकिन पीवाईक्यू प्रश्न के माध्यम से सब समझना है कि कौन सा टॉपिक कवर कर रहा है। जैसे यहाँ भारत रत्न पूछ लिया, तो हमें भारत रत्न के पूरे टॉपिक कवर करना है, पहला किसको मिला, लास्ट किसको मिला, अभी कितने लोग मिल चुका है, क्योंकि भारत जब पूछ लिया तो अगली बार फिर पूछेगा। इसी प्रकार वहाँ पर ही पूछा भारत रत्न संबंधित प्रश्न, तो हमें दोनों से संबंधित तुलनात्मक करके अध्ययन करके पढ़ना है। जीडी की तैयारी कर रहे हैं, जीडी तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ, और एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो एनटीपीसी तैयारी कर रहे हैं, हम आप तैयारी पर लगे हुए हैं। पीवाईक्यू प्रश्नों के माध्यम से आपको बहुत सारा डाटा देने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न बात करें। थायरॉक्सिन थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। जैसे आपको पता है, हमारे जो शरीर में जो गला होता है, गला में एक जगह होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, थायराइड ग्रंथि कहते हैं ना। हाँ, थायराइड ग्रंथि होता है, उस ग्रंथि के लिए थायरॉक्सिन हार्मोन चाहिए। इसका संश्लेषण निर्माण आयोडीन करता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो थायराइड ग्रंथि आपके गर्दन पर होती है और उस ग्रंथि में थायरॉक्स हार्मोन स्त्राव होता है, जिसका निर्माण आयोडीन द्वारा होता है, ठीक है। चलिए, और आयोडीन कमी होने से कारण क्या, थायराइड ग्रंथि हो जाती है, ठीक है। चाहते हैं वो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग होता है। कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग, याद रखेंगे। जिससे गर्दन का जो अंग थोड़ा सा बढ़ने लगता है घेंगा रोग में, ठीक है, वो आयोडीन कमी कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन मतलब होता है जिसमें कोई आवेश ना हो, तो प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन होते, याद रखेंगे, ठीक है जी। आप साइंस का प्रश्न है। जिस अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में कौन एक अच्छा वीणा वादक था। तो वो समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त, याद रखेंगे, जो गुप्त वंश के शासक हैं, कौन से, गुप्त वंश के। और इनके जो पहले शासक थे वो कौन थे, श्री गुप्त, याद रखें। तो गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने किया है, और समुद्रगुप्त हैं जो गुप्त वंश के शासक हैं, और जो वीणा के अच्छे क्या थे, वादक थे। और जब इनकी मुद्राएं होती है ना, सिक्का जैसे कहते हैं, उनमें वीणा बजाते हुए महिलाओं को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जो उसको संकेत करता है कि वो संगीत प्रेमी थे, याद रखें, ठीक है। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा। मतलब इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया सर्वप्रथम, वो अर्नस्ट हैकल है, याद रखेंगे, अर्नस्ट हैकल। तो हमें शब्दावली पढ़ना है, खोजकर्ता भी पढ़ना, जैसे समझ में आ रहा है, ठीक है। चार्ल्स डार्विन को जानते होंगे आप लोग, जिन्होंने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया है, जानते हैं ना, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया है, याद रखेंगे, चार्ल्स डार्विन ने। और अर्नस्ट हैकल ने क्या बताया था, सॉरी, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, उस शब्द का निर्माण किया है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, जी जीकेजीएस का रीजनिंग का जिसका साइंस का पोर्शन है, बेसिक सा प्रश्न है। अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है। अस्पताल से कचरा निकलता है, उसके निपटान का हमें क्या करना चाहिए, उन्हें गड्ढे में भरा जाना चाहिए, नहीं, अपघटन करना चाहिए, भस्मीकरण या जलाना चाहिए। तो यहाँ पर भस्मीकरण कहा गया, मतलब भस्म करना उन्हें, जी कहने का मतलब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्योंकि बहुत हानिकारक होते हैं, जलाना नहीं है, उन्हें भस्म करना, ठीक है। चलिए
जैसे अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग सीमा उद्यान के वन्यजीवों के लिए मुख्य खतरा बनी? NH-37 है। अब काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपके असम राज्य में पड़ता, याद रखेंगे। और असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। क्या है? दिसपुर है, याद रखेंगे। ठीक है, असम की राजधानी दिसपुर है। यहीं पर क्या पड़ता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो NH-37 से गुजरता है, यहाँ से राजमार्ग। तो NH-37 राजमार्ग इससे राष्ट्रीय उद्यान गुजरता है। सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक। जैसे आपको पता है, सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड बना के रखे हैं, इस कारण से क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर कहा जाता है। इन्होंने अपना 100वां शतक आप बांग्लादेश के खिलाफ लगाया, याद रखेंगे। अगर आप पूछा जाता है सचिन तेंदुलकर को क्या कहा जाता है, तो वो क्रिकेट के भगवान है। क्या खेलते? क्रिकेट खेलते हैं, सबको पता है। 100वां शतक इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हो, इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं, किसने बनवाया था? कुतुब ऐबक, याद रखेंगे। जो अजमेर में है, और अजमेर आप कहाँ पड़ता है? राजस्थान, याद रखें। तो 2.5 दिन का झोपड़ा किस राज्य में? तो क्या बोलेंगे आप? राजस्थान में, जिसकी राजधानी क्या है? जयपुर है। राजधानी क्या है? जयपुर है, जिसे पिंक सिटी या गुलाबी नगर कहते हैं। और इसी राजस्थान में एक शहर जयपुर है, यहीं पर 2.5 दिन का झोपड़ा बना है, जिसे कुतुब ऐबक ने बनवाया था, याद रखेंगे। जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम पूछ चुका है। इस प्रकार से विद्यार्थियों, अगर हम आपको 40 के 40, जैसे आप पता है 30 आपके रीजनिंग का आने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, जैसे और बात कर लेते हैं। 30 आपके रीजनिंग रहेंगे, और 30 रीडिंग रहेगा, और 30 आपके मैथमेटिक्स रहने वाले। ठीक है, कितने हो गए आपके? 60 हो गए। उसी प्रकार आपको 40 क्या मिलने वाला? आपको जीके जीएस। तो जीके जीएस में आपको 40 प्रश्न हल करना है। तो 30 से 60 हो गए, 60 और 40 100 हो गए। तो आपको CBT 1 में, CBT 1 होगा ना, वो आपका 100 नंबर का रहने वाला, और CBT 2 वो 120 का रहेगा। ठीक, याद रखेंगे। और समय आपको उतना ही मिलने वाला, समय उतना ही मिलेगा। चलिए, और 1/3 रहता, 1/3 नेगेटिव मार्क रहेगा। 3 प्रश्न गलत करो तो 1 नंबर कटेगा। इस प्रकार विद्यार्थी याद रखेंगे। हम आपके लिए एक ही वीडियो में पूरा डाटा नहीं करेंगे, अन्यथा वो 40 मिनट का वीडियो बन जाएगा, तो आप देखना नहीं चाहोगे। तो हम एक काम करते हैं, इस 54 प्रश्न तक छोड़ देते, ठीक है। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट पार्ट 2 में बताएंगे पूरे प्रश्न, ठीक है। इस प्रकार से एक वीडियो में कम से कम हम आधा लेने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कम से कम 20 प्रश्न आ जाए, और 20 प्रश्न उसमें रहेंगे, तो आप प्रयास करेंगे जी उसी शिफ्ट का रहेगा। और आपके लिए बहुत अच्छे हम प्रयास कर रहे हैं विद्यार्थियों, आपका सहयोग हमारे साथ बने रहे। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, मंजिल मिलेगा, मिलने का मजा भी आएगा। हम वही आपको मजे देना चाह रहे हैं पढ़ाई में। अगर आप पढ़ते रहे तो आप बेहतर कुछ कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। अभी आप पता, रेलवे 2024 की भर्ती चल रही है, 2025 का कैलेंडर जारी कर दिया, आपको पता ही है, पहली बात ना। और पता होने के बाद अगर तैयारी नहीं करेंगे तो इसमें हमारा नुकसान हो जाएगा। जैसे इस बार रेलवे बहुत साल बाद भर्ती निकाला है, तो हम रेलवे में RPF, SI कांस्टेबल, JE, ALP है, तकनीशियन है, और NTPC ग्रुप D ऐसे बहुत सारे पदों पर भर्ती निकालने वाला है। और आप पता फॉर्म फिल हो चुके हैं। अभी ग्रुप D का वक्त रह गया, बाकी आपका ALP, RPF, SI कांस्टेबल, JE तकनीशियन, NTPC, इन सब का तो कुछ का एग्जाम हो चुका है। अब NTPC का बस रह गया है, और ग्रुप D, RPF, SI का कांस्टेबल का रह गया, बाकी सब एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है। तो हमें एक काम करना है, भर्ती परीक्षाओं में बेहतर प्रयास करना है। तो ALP में भी GPS काम आ जाएगा। जितने भी JE है, आपका तकनीशियन है, NTPC है, ग्रुप D है, RPF, SI तो कांस्टेबल हो गया, वहाँ पर काम आने वाला है। तो हम आपके लिए बहुत अच्छा प्रयास करते रहेंगे विद्यार्थियों, और आपका सहयोग हमारे साथ बने रहे। इस प्रकार से हम आधे आधे प्रश्नों को 2 भागों में, एक शिफ्ट का 2 भागों में बांट देंगे, ठीक है। तो हमारे पास 50 सेट ध्यान रखेंगे, तो 50 दूना 100 ऐसे बन जाएंगे आपके, ठीक है। 100 आपके जीके जैसे की वीडियो बन जाएंगे। इतने सारे जीके जैसे आपके पास हो जाएंगे, आपको PY के प्रश्न समझ पाओगे कि कौन सा टॉपिक कवर हो रहा है, खेल आ रहा है, राष्ट्रीय उद्यान आ रहे हैं, क्या क्या आ रहा है, ठीक, इतिहास भूगोल आ रहा है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आप हमारा सहयोग करें, हम आपके साथ बने रहें। और GD की तैयारी करना चाहते हैं तो आप GD की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हम आपके लिए पहला वीडियो था, और वीडियो मैथमेटिक्स बन चुका है, आप देख सकते हैं। आपको कैसा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, और कमेंट भी करें कि नहीं आप अच्छे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है।